स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो आज आपकी ऑनलाइन क्लास है, इसमें मैंने आपको पहले इसका पाठ्यक्रम का क्या करवाया था, अर्थ करवा दिया था, परिभाषा करवा दी थी, इसका कॉन्सेप्ट करवाया था, उसके बाद इसका नेचर करवाया था। अब है अपना जो इसका पाठ्यक्रम का आधार, कि हमारा जो पाठ्यक्रम था उसका आधार कैसा। तो पाठ्यक्रम का जो हमारा आधार है, तो उसमें सबसे पहले कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें किस बात पर जोर दिया जाता था कि आदर्शवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो सबसे पहले जो हमारा बेस है यानी कि आधार है, तो पाठ्यक्रम का आधार जो अपना टॉपिक है वो है आज पाठ्यक्रम का आधार। पाठ्यक्रम का आधार यानी कि बेसिस, कि हमारा पाठ्यक्रम का जो बेस है वो कैसा है। तो इसमें पाठ्यक्रम के आधार पर जो हमारे विभिन्न विचारधारी हैं या विचार हैं, आदर्शवादी हैं, जो विचार हैं उनके विचार, वैज्ञानिकों के विचार हैं, उसके आधार पर हमारा जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है आपका वो है कि आदर्श द्वारा, पहला है आदर्शवाद द्वारा, आदर्शवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, कि हमारे जो वैज्ञानिक हुए, अलग अलग विचारधारी हुए हैं, उन सब ने अपने अपने आधार पर क्या किया है, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। तो सबसे पहले आदर्शवादियों का मानना है कि जो हमारा पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें आदर्शवाद के शाश्वत मूल्यों तथा आदर्शों, किस पर जोर दिया गया कि हमारे शाश्वत मूल्य हैं जो और आदर्श हैं उन पर बल दिया गया। किसने दिया? आदर्शवादियों का ये मानना था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है शिक्षा का वो ऐसा होना चाहिए। इसमें आदर्शवादियों का मानना है कि जो हमारे ये हमारा पाठ्यक्रम है उसमें आदर्शवाद या शाश्वत मूल्यों को के ऊपर क्या आदर्शों पर बल दिया गया है, इसलिए यह पाठ्यक्रम का मुख्य आधार माना गया। किसको? आदर्शवादिता को। किसको आधार माना गया है? आदर्शवादिता को आधार माना गया है। तो इसमें आपका जो है कि मानव विचारों तथा आदर्शों को मानते हैं आदर्शवादी। आदर्शवाद के बाद जो के अनुसार जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण है या स्वरूप है पूरा निश्चित है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, तो उसमें किस पर जोर दिया गया है? शाश्वत मूल्यों के आधार पर जोर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें आदर्शवादियों का मानना है कि जो भी मानव जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, आदर्श हैं, तो उसके आधार पर क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम को आधार बनाना चाहिए। तो इसमें मैं आगे जो आपका पॉइंट है वो है कि मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण। ये है आदर्शवाद जो पाठ्यक्रम है उसी के अंदर जो मैं आगे पॉइंट करवाऊंगी आपको। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो किस पे आधारित है? ये आपका मेन हो गया कि आपका ये तो आज का टॉपिक है कि पाठ्यक्रम का आधार। पाठ्यक्रम के आधार में पहला टॉपिक आपका है आदर्शवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण। अब इसके अंदर जो आगे है पहला पॉइंट, उसमें क्या है कि मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण। मानव विचारों तथा किसका निर्माण? आदर्शों का। मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण। मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण। तो इसमें क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार जो हमारे आदर्शवादी हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनका मानना है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किस पे आधारित है? संपूर्ण मानव जाति पर आधारित है। इसमें क्या है कि जो हमारी संपूर्ण मानव जाति के अनुभव हैं या उनका जो प्रतिबिंब हमारे को दिखाई देता है, जो भी हमारे जो मानव जाति के लोग हैं जो महसूस करते हैं, उसके आधार पर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब। मानव के दो प्रकार के अनुभवों को ग्रहण किया गया है कि मानव किस किस तरह के मानव जो है हमारा मानव जाति है वो किस किस तरीके के अनुभव ग्रहण करते हैं कि होते हैं, उनके अनुभव होते हैं। तो एक नंबर अनुभव है जो आपका, उसमें क्या है? भौतिक पर्यावरण।
यानी कि भौतिक पर्यावरण हमारा पूरा सांसारिक जीवन, जिसमें कि हम रहते हैं, हमारे संसार में जितने भी जिस भी पर्यावरण में रहते हैं, घर परिवार स्कूल कॉलेज कहीं पे भी हम रहते हैं, जो हमारे भौतिक एरिया है जिसमें हम रहते हैं, भौतिक पर्यावरण संपर्क में आने से, तथा दूसरा है साथियों के संपर्क में आने से। भौतिक पर्यावरण तो जैसे हमारे चारों ओर का पर्यावरण हो गया, कोई भी स्कूल संस्था कॉलेज हो गया, घर परिवार हो गया, समाज हो गया, जाति हो गई, ये सारी चीजें आ जाते हैं, भौतिक संसार आ जाते हैं। और दूसरा अपने संपर्क, यानी कि जो उसके मेन मित्र होते हैं, जिसके साथ वो रहते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, उसके आधार पर जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, उसमें क्या होना चाहिए कि मानव जाति के विचार, जो मानव के विचार है, आदर्श है, उसका निर्माण करना चाहिए। उसमें क्या होता है, दो मानव जो है वो दो तरीके की अनुभूति को स्वीकार करता है। एक तो वो क्या करता है, भौतिक पर्यावरण, यानी कि भौतिक जो हमारा पर्यावरण चारों ओर का जिसमें कि हम सब रहते हैं, वो आधार हो गया। दूसरा अपने साथियों के साथ हो गया। तो ये किस प्रकार के क्रियाओं के साथ करता है, ये दो आधार पर करता है। एक तो है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है अपने साथियों के संपर्क में आता है। अतः पाठ्यक्रम में आपका जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, उसमें पाठ्यक्रम में विज्ञान तथा मानवीय क्रियाओं से संबंधित विषयों को भी स्थान देना चाहिए। किसको, कि इसमें जो मानव महसूस कर रहा है, उसमें जो विज्ञान है तथा मानवीय मूल्य हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, जो मानव द्वारा काम किए जाते हैं, उनको भी क्या किया करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो इसमें आपका ये आदर्शवाद हो गया। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम का निर्धारण किस पे हुआ, शाश्वत मूल्यों के आधार पर हुआ। इसमें आपका पहला पॉइंट है कि मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण, कि मानव है जो उसका आदर्शवादियों के अनुसार जो हमारा मानव है, संपूर्ण मानव जाति है, वो क्या अनुभव करती है, दो तरीके का अनुभव करती है। एक तो भौतिक पर्यावरण में रहकर, दूसरा अपने साथियों के संपर्क में रहके। अब इसमें इसी के अंदर है दूसरा पॉइंट, आदर्शवाद के अंदर है आपका दूसरा पॉइंट कि ज्ञान अनुभूति तथा ज्ञान अनुभूति ज्ञान अनुभूति तथा ज्ञान अनुभूति तथा क्रिया पर आधारित, ज्ञान अनुभूति तथा क्रिया पर आधारित, क्रिया पर आधारित। तो इसमें क्या है, मानव अनुभूति, यानी कि जो मनुष्य को ज्ञान की अनुभूति हमें महसूस होती है। इसमें आदर्शवादियों का मानना है कि जो हमारी ज्ञान बुद्धि है, उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए कि भौतिक पर्यावरण के संपर्क में आने से या उसके साथियों के संपर्क में आने से, जैसे कि इसमें जो एक राइटर है, उसमें ज्ञान अनुभूति के बारे में ये बता रहे हैं कि जो हमारा ज्ञान है, उसमें जो एक राइटर है रॉस, कौन है रॉस? रॉस कहते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान, यानी कि जो हमारा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, जो हमारा मनोविज्ञान आधार लेकर, जो रॉस ने कहा है कि मनोविज्ञान आधार लेकर मानव व्यवहार को 3 प्रकार क्रियाओं के आधार पर बांटा जा सकता है। कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें क्या है, मानव की क्रियाओं को आधार बनाकर उसको 3 क्रियाओं में बांटा जा सकता है। पहली क्रिया है, उसमें क्या आता है, पहली क्रिया में आता है ज्ञान हो गया। तो उसके अनुसार उसको 3 क्रियाओं में बांटा है। पहला है ज्ञान। कौन कौन सी क्रियाएं हैं इसमें, आपका हो गया ज्ञान, भाषा, साहित्य, विज्ञान। रॉस का मानना है कि इसको 3 क्रियाओं में बांटना है। तो 3 क्रियाएं कौन सी होगी, पहली तो आपकी होगी ज्ञान, भाषा, साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल। जो हमारी क्रियाओं का आधार है, उसमें क्या है कि हमारा जो ज्ञान है, उसकी अनुभूतियां की जो हमारी अनुभूतियां होती हैं, उसके आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा है। किसने बांटा है, रॉस ने। उन्होंने कहा है कि जो हमारा सिलेबस है, उसमें ज्ञान, भाषा, साहित्य, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इसको शामिल करना चाहिए। और दूसरी अनुभूति है, ये तो आपकी पहली अनुभूति होगी। दूसरी अनुभूति जो आपकी है, दूसरी अनुभूति में किस किस चीज को शामिल किया गया है, उसमें है संगीत कला, कविता,
संगीत कला कविता, संगीत कला तथा कविता को शामिल किया गया है। इसमें क्या ज्ञान अनुभूति क्रिया पर आधारित हमारा जो सिलेबस है उसमें रॉस ने कहा है कि इसको 3 क्रियाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी वो 3 क्रियाएं हैं? पहले तो है कि ज्ञान, भाषा, साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि। और दूसरी क्रिया की अनुभूति है, उसमें किसको शामिल किया गया है? संगीत, कला और कविता। अब तीसरा आ गई आपकी, तीसरी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तीसरी आपकी आ गई व्यवहारिक क्रिया। जी जो हमारी क्रिया है वो क्या होनी चाहिए? कौन सी? व्यवहारिक। व्यवहारिक कौन सी क्रिया है? वो है व्यवहारिक। व्यवहारिक में देखो क्या क्या आता है, जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे भोजन, भवन, वस्त्र, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के आधार पर आती है। भोजन, वस्त्र आदि का निर्माण। कि हमारी शिक्षा में ऐसा भी हमारा सिलेबस है, उसमें उन चीजों को भी शामिल करना चाहिए। ये तो आदर्शवादी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। आगे पहला था मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण, दूसरा है ज्ञान तथा अनुभूति क्रिया पर आधारित। इसमें रॉस ने इनको आगे 3 क्रियाओं में बांटा है। वो 3 क्रिया कौन सी हैं? ज्ञान, भाषा, साहित्य, विज्ञान और इतिहास, भूगोल। उसके बाद क्रिया व्यवहारिक। क्रिया व्यवहारिक में जैसे पहली तो आपकी होगी, दूसरी इसमें है अनुभूति, संगीत, कला तथा कविता, और तीसरी क्रिया व्यवहारिक में जैसे हमारे डेली रोजमर्रा की जिंदगी में भोजन, भवन, वस्त्र आदि का निर्माण। ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये 2 नंबर हो गया। अब आपका आगे 3 नंबर है जो है उसमें पहले ज्ञान अनुभूति को स्वीकार किया, अब है मानव सभ्यता के आधार पर। 1 नंबर तो है मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण, दूसरा ज्ञान अनुभूति तथा क्रिया पर आधारित। अब इसमें तीसरा है जो वो किस पे आधारित है? मानव सभ्यता के आधार पर। मानव सभ्यता के आधार पर। इसमें मानव सभ्यता के आधार पर मानव सभ्यता कैसे होगी? इसमें आपको जो क्रियाएं इसमें शामिल की गई हैं उसमें देखो मानव सभ्यता में कौन कौन सी आती हैं। मानव सभ्यता की नन का मानना है कि जो हमारे राष्ट्र, जो हमारे मानव सभ्यता के आधार पर नन कौन से राइटर हैं? नन कौन से राइटर हैं? नन के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम है उनका मानना है कि राष्ट्र की भौतिक, जो कि हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, वहां पे जो भौतिक क्रियाओं तथा आध्यात्मिक शांति के लिए, हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक शांति के लिए, हमारे राष्ट्र के प्रति सुदृढ़ आध्यात्मिक शक्ति या उसको सुदृढ़ रखने के लिए मानव सभ्यता के आधार पर इसमें क्या है? ऐतिहासिक क्रम से चलने वाला तथा पूर्व प्राप्त निष्पत्तियों की सुरक्षा की, यानी हमारे जो पूर्वजों से प्राप्त निष्पत्तियों की जो उन्होंने हमारे को सौंपी सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः संसार के सबसे अधिक मूल्यवान तथा मानव के भावों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करने वाले विषयों तथा क्रियाओं को इसमें किसमें शामिल करना चाहिए। इसमें क्या है कि हमारी जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता जैसे कि जिस संस्कृति में हम रहते हैं और जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें जो भी संस्कृति समाज में जो भी हमारे को राष्ट्र चिन्ह या हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों द्वारा सौंपी गई है, तो उसको क्या करना है? हमें सुरक्षित रखना है। किस प्रकार से रखना है? उसके अनुसार भी हमारा पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए? निर्धारण होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, नन के अनुसार इन्होंने कहा है, इस वाले पॉइंट में हमारे नन ने कहा है कि जो नन एक राइटर है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र है, उसमें क्या है? हमारे राष्ट्र की हमारे जो राष्ट्र की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ रखने के लिए नन का मानना है कि हमारे राष्ट्र की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ रखने के लिए हमें क्या करना है? ऐतिहासिक हमारा जो क्रम है उसको चलने से पूर्व प्राप्त निष्पत्तियों की सुरक्षा से क्या करना चाहिए? सुरक्षा
की आवश्यकता है, कि जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, संसार में सबसे अधिक मूल्यवान ऐतिहासिक चीजों को और उनके मानव तथा उसके भावों को सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति वाले विषयों को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, कि हमारे समाज में जितने भी मानव जाति हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, या उनका जातिवाद या ऐसे कुछ कार्य होते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। तो इससे संबंधित हमारा जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उसमें उस व्यक्ति को भी शामिल किया है। तो इसमें आगे जो पॉइंट है, इसमें मानव सभ्यता के आधार के अंदर जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें पहला है कि व्यक्ति तथा समाज की जीवन, इसमें पहला पॉइंट है व्यक्ति तथा समाज, जिसमें हम रहते हैं, व्यक्ति तथा समाज की जीवन रक्षा करने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रक्षा कर सके, ऐसी शिक्षा हो, उसका ऐसा पाठ्यक्रम यानी कि ऐसा सिलेबस हो। तो उसमें क्या है, रक्षा करने वाली, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं चीजें आ जाती हैं, शारीरिक साधन हो गए, जैसे स्वास्थ्य रक्षा होगी, शारीरिक साधन, स्वास्थ्य रक्षा, सदाचार, सामाजिक संगठन हो गए, प्रेम हो गया, धर्म आधारित शिक्षा देनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रक्षा के लिए जो हमारी शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम के अंदर किन किन चीजों को शामिल करना है, जैसे इसमें की है, इसके लिए शारीरिक शिक्षा होगी, शारीरिक शिक्षा के साधन हो गए, स्वास्थ्य हो गया आपका, सदाचार हो गया, सामाजिक संगठन हो गए, प्रेम हो गया, धर्म संबंधी शिक्षा देनी चाहिए। तो इसमें अब आगे जो आपका दूसरा पॉइंट है उसमें है सभ्यता, मानव सभ्यता का निर्माण करने वाली, 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 इसके अंदर जो इसका पाठ्यक्रम है उसमें, इसके पाठ्यक्रम के लिए उसमें जो चीजें शामिल की गई वो है साहित्य, मातृभाषा की उच्च रचनाएं होगी। इसमें क्या है, आपका जो व्यक्ति तथा समाज की जीवन की रक्षा करने वाला जो हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या है, उसमें जो चीजें शामिल की गई हैं उसमें क्या करना है, इसके लिए पाठ्यक्रम में साहित्य, मातृभाषा हो गया आपका, उच्च रचनाएं होगी, कला हो गया, संगीत हो गया, हस्तकला होगी, बुनाई होगी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि चीजों को शामिल किया गया है इसके पाठ्यक्रम में, कि जो हमारी मानव जाति की सभ्यता हो उसकी रक्षा करने वाली शिक्षा हो। उस शिक्षा में किस चीज को शामिल किया गया है, वो शिक्षा है पाठ्यक्रम में साहित्य हो गया, साहित्य, मातृभाषा होगी, साहित्य, मातृभाषा, हस्तकौशल हो गया, मातृभाषा होगी, उच्च रचनाएं, कला, संगीत, हस्तकौशल, भूगोल, हस्तकौशल, भूगोल आदि चीजों, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि सब विषयों को क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो इसमें कौन से हैं आपके जो आदर्शवादी लोग हैं, उन्होंने जो पाठ्यक्रम तैयार किया था, उस पाठ्यक्रम का आधार क्या था कि हमारा जो सिलेबस है वो किस पे आधारित है, शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। आदर्शवादियों का ये मानना है कि जो हमारा सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, वो शाश्वत मूल्यों के आधार पर, आदर्शों पर बल दिया गया है। तो उसमें यह पाठ्यक्रम का मुख्य आधार है मानव है, जो मानव के विचारों तथा आदर्शों, मानव के विचारों तथा आदर्शों को मानता है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण किया गया है। इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें ये आती हैं कि जो हमारा जिस वातावरण में मनुष्य रह रहा है,
उसमें क्या आ जाता है, भौतिक आधार आ जाता है। जैसे कि मनुष्य अब इसमें रहता है, भौतिक आधार में अपने मानव साथियों के संपर्क में आता है, तो इसमें क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके आधार पर उसके पर्यावरण के संपर्क में आने से, यानी कि वो अपने संपूर्ण मानव जाति के अनुभव हो गए, प्रतिबिंब हो गया। और मानव को 2 प्रकार के आगे अपने सिलेबस को बांटा गया है। उस सिलेबस में पहला तो आपका हो गया कि भौतिक पर्यावरण, और दूसरा है साथियों के संपर्क में आने से। अतः जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए, विज्ञान और उस पर आधारित होना चाहिए, विज्ञान तथा मानवीय क्रियाओं पर संबंधित विषयों को स्थान देना चाहिए। तो ये तो था आपका मानव विचारों तथा आदर्शों का निर्माण। दूसरा है आपका ज्ञान, अनुभूति तथा क्रिया पर आधार, की मानव जो महसूस कर रहा है उसके अंदर जो ज्ञान है उसके आधार पर उसको पाठ्यक्रम देना चाहिए। तो इसमें जो राइटर हैं रॉस का मानना है कि जो हमारा सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, उसमें इन चीजों को शामिल करना चाहिए जो हमारा निम्नलिखित विषयों की आधार पर, जैसे अगर ज्ञान होगी, भाषा होगी, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, इतिहास आदि पर, भूगोल आदि पर आधारित होना चाहिए। इसी के अंदर दूसरा है अनुभूति, कला, संगीत, कविता आदि हो गया। इसी के अंदर आपका ये 3 हो गया आपके, पहला तो था ज्ञान, भाषा, कविता, विज्ञान, भूगोल, और दूसरा आपका हो गया अनुभूति, संगीत और कला। इसी के अंदर आपका हो गया क्रिया व्यवहारिक यानी कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, भोजन, भवन, वस्त्र आदि के निर्माण से संबंधित भी सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा बेस उसका होना चाहिए। उसके बाद है हमारी मानव सभ्यता के आधार पर, किसका मानना है, नन का मानना है, जो नन राइटर हुए हैं उनका मानना है कि जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, जो हमारे जो प्राचीन हमारे जो पूर्वजों ने हमारे को हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता सौंपी है, कि हम उसकी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकें, तो इसके लिए भी पाठ्यक्रम वैसा ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, नन का मानना है कि हमारे राष्ट्र में जो भी क्रियाएं होती हैं कि राष्ट्र में भौतिक आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ रखने के लिए, जो हमारी राष्ट्र की भौतिक आध्यात्मिक शक्ति है उसको सुदृढ़ रखने के लिए ऐतिहासिक क्रम में चलने से तथा पूर्व को प्राप्त निष्पत्तियों से हमारी जो सुरक्षा की आवश्यकता है, उसे क्या करना चाहिए, इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है जो मानव के भावों को क्या किया गया, सर्वश्रेष्ठ माना गया, उसी के आधार पर इन विषयों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला विषय हो गया कि व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रक्षा करने वाले। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, इसमें आ जाता है शारीरिक साधन, जैसे कि व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कौन सी शिक्षा आती है, शारीरिक साधन आ गए, स्वास्थ्य शिक्षा आ गई, सदाचार सामाजिक आ गया, सदाचारी होगी, सामाजिक संगठन हो गया, प्रेम हो गया, धर्म हो गया, जाति आदि से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा है मानव सभ्यता निर्माण करने वाली। मानव सभ्यता निर्माण करने वाली कौन चीजों, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं, इसके लिए हमारे क्या होते हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें साहित्य हो गया, आपका मातृभाषा होगी, साहित्य मातृभाषा की उच्च रचनाएं होगी, साहित्य मातृभाषा की उच्च रचनाएं, कला, संगीत हो गया, हस्तकौशल हो गया, जो कि अपने हाथों द्वारा जो काम करते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का क्या किया गया है, स्थान दिया गया है। तो ये तो था आपके आदर्शवाद का पाठ्यक्रम का निर्धारण, कि आदर्शवादियों ने जो हमारा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था वो किस किस आधार पर किया था, वो पाठ्यक्रम का आधार था। पहला तो था मानव तथा उसके जो विचार है उसके आधार पर, फिर उसको ज्ञान की अनुभूति कैसे उसके आधार पर, फिर उसकी जो क्रियाएं व्यवहारिक उसके आधार पर, फिर मानव तथा सभ्यता के आधार पर, फिर व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रक्षा करने वाला, फिर मानव सभ्यता यानी कि हमारे जो पूर्वजों द्वारा हमारी जो सभ्यता संस्कृति हमारी सौंपी गई है उसके आधार पर जो शिक्षा दी गई है, तो इसके आधार पर हमारा जो पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित किया गया। अब आपका दूसरा है प्रकृतिवादी पर, ये जो हमारे प्राकृतिक लोग होते हैं तो वो किस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहते हैं, कि वो जो पाठ्यक्रम हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है उसमें क्या जो बालक शिक्षा ग्रहण करता है उसमें वो बिल्कुल क्या करे, स्वतंत्र रहकर शिक्षा ग्रहण करे अपनी आदतों के आधार पर। तो इसमें जो वो तो पहला तो आपको था आदर्शवादियों के विचार थे, अब किसके विचार हैं, प्रकृतिवादियों के। तो प्रकृतिवादी जो हैं उन्होंने क्या कहा है कि प्रकृतिवाद द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण, प्रकृतिवाद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो हमारे प्रकृतिवादी विचारक हुए हैं उनका मानना है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है
वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे नेचर में, जैसे हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारी प्रकृति में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति में जैसे भी आप रहते हो, जैसे भी आप हो, तो आपको बिल्कुल ऐसे शो ऑफ नहीं करना। जैसे आपकी दिनचर्या है, जैसे आपका जीवन है, जैसे आप अमीर गरीब जिस तरीके के भी हो, उसी के आधार पर क्या करते हो, उसी के अंदर रह के आप शिक्षा ग्रहण करते हो। तो वो क्या हो जाती है, आपका प्रकृतिवाद हो जाता है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें बच्चा बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो प्रकृतिवाद में क्या होता है कि बालक की व्यक्तिता पर बल दिया जाता है कि बच्चा जैसा भी है उसको उसी के आधार पर छोड़ दो, वे पूर्ण स्वतंत्र रहकर जो भी शिक्षा ग्रहण करता है। उनका प्रकृतिवादियों का मानना है कि उनके अनुसार पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो कि बालक को स्वाभाविक प्रकृतियों का उसका विकास हो सके, कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पूर्ण स्वतंत्र रह के शिक्षा ग्रहण करे। इसमें क्या होता है कि बालक को जो भी होते हैं प्रकृतिवाद, बालकों के आत्म प्रकाशन के लिए अनियंत्रण की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। वो नेचर में खुला रह के जो भी सीखता है वो सीखे। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है मूल प्रवृत्तियों, रुचियां, क्षमताएं इत्यादि। इसमें क्या आ जाता है आपका मूल, इसमें आ जाता है आपका मूल प्रवृत्तियां, बच्चे की मूल प्रवृत्तियां इसमें आती हैं बच्चे की मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां आदि। इसमें बच्चे की रुचियां, क्षमताएं, इसमें आ जाती है बच्चे की मूल प्रवृत्तियां होगी, उसकी मूल रुचियां होगी, प्रवृत्तियां, क्षमताएं आदि होती हैं। दूसरा होता है इसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता, और तीसरी इसमें आ जाती है आपकी जीवन रक्षा संबंधी विषयों के से संबंधित। तीसरा आ जाती है जीवन रक्षा संबंधी विषयों को शामिल किया जाता है। इसमें जीवन रक्षा संबंधी विषयों को शामिल किया जाता है। तो ये इसकी 3 प्रकार की इसमें शिक्षा दी जाती है। पहली तो है आपकी की मूल प्रवृत्तियां, क्षमताएं, रुचियां, यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है इसके आधार पर। दूसरा आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, और तीसरा आ जाता है कि जीवन की रक्षा वह अपने कैसे कर सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये तो था आपका प्रकृतिवादी लोग थे, उनका पाठ्यक्रम था। अब जो आगे आपका पाठ्यक्रम है वो किसके आधार पर है। आज मैंने जो आपका पाठ्यक्रम बनाया है वो दो विचारकों के आधार पर करवाया है। एक तो है आदर्शवादी विचारक और दूसरे हैं प्रकृतिवादी विचारक। आदर्शवादी विचारक है, उनका मानना है कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो किसका, मानव के शाश्वत मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। और जो प्रकृतिवाद है वो कहते हैं कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम, जो भी शिक्षा हो वो कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आज आपको सिर्फ दो बेस के आधार पर शिक्षा बताई थी। एक तो आदर्शवाद के आधार पर, दूसरी थी आपकी प्रकृतिवाद के आधार पर। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और आगे बस इसी के साथ यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।